गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 88 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अधिकतर करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों पर ही। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 88 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, आज से हर जो भी टेस्ट अपलोड होगा वो वहाँ भी शेयर किया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है? देखिए, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उन चारों में से एक है ये। ठीक है, इसके अलावा 3 की बात करें तो विंबलडन होता है, फ्रेंच होता है और यूएस ओपन होता है। तो जनवरी के महीने के अंतिम पखवाड़े में होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये जीता है एस्ले बार्टी ने। और उपविजेता कौन है, मतलब हराया किसको है इन्होंने? डेनियल कॉलिंस को हरा कर जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष में होने वाले टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में पहला ग्रैंड स्लैम है। इनकी बात करें तो फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन या यूएस ओपन जिसको बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो जनवरी के अंतिम पखवाड़े के बीच आयोजित किया जाता है। और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये एश्ले बार्टी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। किसको हराकर? डेनियल कॉलिंस को हराकर। नंबर 2 पर आ जाइए, भारत का पहला जियो पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में देश के पहले जियो पार्क की स्थापना को जो है मंजूरी दी है। इस पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 35 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। और आपको याद हो कि यह स्थल प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को की भू विरासत की अस्थायी सूची में पहले से मौजूद है। नंबर 3, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन 2 देशों से लगी है? इंडिया का मैप पूरा पता होना चाहिए आपको, वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पाकिस्तान से तो कहाँ लगती है उत्तराखंड की, एलिमिनेट कर दीजिए। अफगानिस्तान से भी नहीं है, नेपाल से है लेकिन म्यांमार से नहीं है, नेपाल तिब्बत भी हो जाएगा। तो उत्तराखंड की जो सीमा है वो 2 देशों से लगी है, नेपाल से और तिब्बत से। राज्यों की बात करें तो 2 राज्यों से लगी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नंबर 4 है, किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा दोनों बिंदुओं का मिलन होता है? इस प्रश्न पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। बताइए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड? कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और भारतीय मानक यानी देशांतर रेखा ये छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, जो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मीठी क्रांति संबंधित है शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन से। मत्स्य से नीली क्रांति है। तो मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। और मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यानी वर्ष 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया था, अगर आपको याद हो तो। नंबर 6 पर आ जाइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। वन क्षेत्र वाला राज्य है ये। वन रिपोर्ट जो है हर प्रत्येक वर्ष 2 वर्षों में प्रकाशित की जाती है। मध्य प्रदेश इसका उत्तर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत के कुल वन क्षेत्र का 11% है लगभग। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? नीति आयोग वर्ष 2017 से वार्षिक एसडीजी इंडेक्स प्रकाशित कर रहा है। इस इंडेक्स के तीसरे संस्करण में लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन किया गया है। और इस इंडेक्स के तीसरे संस्करण में भारत का जो समग्र स्कोर है वो 66 हो गया है। और इस इंडेक्स में स्कोर 0 से 100 के मध्य होते हैं। देखिए, ये भी सही है, इस इंडेक्स में जो स्कोर है वो 0 से 100 के मध्य होते हैं। और इसके तीसरे संस्करण में भारत का स्कोर 66 हो गया, ये भी सही है। और इस इंडेक्स के तीसरे संस्करण में लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन किया गया, ये भी करेक्ट है।
ये पहला वाला गलत है। नीति आयोग जो है वो 17 से नहीं बल्कि वर्ष 2018 से एसडीजी इंडेक्स प्रकाशित कर रहा है। तो नीति आयोग 2018 से वार्षिक एसडीजी इंडेक्स प्रकाशित कर रहा है, ना कि 2017 से। और इस इंडेक्स के तीसरे संस्करण में लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन किया गया है। इस इंडेक्स के तीसरे संस्करण में भारत का जो स्कोर है वो 66 हो गया है। और इस इंडेक्स में स्कोर 0 से 100 के मध्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर, आपको याद हो तो गांधी जयंती, ठीक है, 2014 से। तो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन को राष्ट्रव्यापी अभियानों या जन आंदोलनों के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य है खुले में शौच को खत्म करना। और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2014 से 2019 के दौरान बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन, घरेलू स्वामित्व और सामुदायिक स्वामित्व वाले शौचालयों का निर्माण किया गया और उनके उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र भी स्थापित किए गए। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में होयसलेश्वर मंदिर स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। तो होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक के हलेबीड में है और इसे 1185 ईस्वी में होयसल राजा द्वारा काले शिष्ट पत्थर से बनवाया गया था। 10वां प्रश्न है, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, कौन थी? कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। और भारत की प्रथम वो महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट। और भारतीय पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू। एक कलकत्ता अधिवेशन, एक कानपुर अधिवेशन। तो राजकुमारी अमृत कौर का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। आज़ादी के बाद उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस के मंडी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। और वर्तमान में ये सीट जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और चुनाव जीतने के बाद वे आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। नंबर 11 पर आ जाइए। वर्ष 2022 में किस देश द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी? कौन सा देश करेगा? भारत तो कर नहीं रहा, एलिमिनेट कर दीजिए। इंग्लैंड भी नहीं है, रूस या चीन में से एक उत्तर है इसका। और ये शीतकालीन के लिए क्या करेगा? ये आर्टिफिशियल कृत्रिम बर्फ बनाएगा, ये चीन है इसका उत्तर। तो चीन पहला देश है जो वर्ष 2022 में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। चीन 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए जो है कृत्रिम बर्फ का निर्माण किया है इसने, ठीक है, कृत्रिम बर्फ बना लिया इसने। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और हाल ही में ये न्यूज़ में रहा, ठीक है। पेलिकन पक्षी की संयुक्त मृत्यु हुई है, यहाँ पर ढेर सारे पेलिकन पक्षी मारे गए हैं। और कहाँ पर है ये? इसके नाम से लग रहा है कि या तो ये आंध्र प्रदेश में होगा या तेलंगाना तमिलनाडु में होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश को एलिमिनेट कर दीजिए और उत्तराखंड को भी हटा दीजिए, आंध्र प्रदेश में है ये। तो तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। और हाल ही में इस पक्षी अभयारण्य में प्रवासी स्पॉट विल्ड पेलिकन की सामूहिक मौतें हुई हैं, जिसके कारण ये बुरी खबर के चक्कर में चर्चा में रहा। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है, किस राज्य में स्थित है ये? खिजड़िया खिजड़िया है गुजरात में। तो देखिए, हर साल आपको याद हो 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, अभी मनाया जा चुका है पिछले हफ्ते ही। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है इस बार। एक है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात में है ये, और दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है। और अब रामसर स्थल कितने हो गए हैं भारत में? 49 हो गए, याद रखिएगा इसको, तो ज़्यादा याद रखना। बखीरा को वन्यजीव अभयारण्य यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है। नंबर 14 पर आ जाइए। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और भारत के किस राज्य का राजकीय पक्षी दोनों एक ही हैं? उत्तर प्रदेश की सारस, नीलकंठ उड़ीसा का, गोरैया बिहार या मोनाल उत्तराखंड? मोनाल, उत्तराखंड का मोनाल राजकीय पक्षी है और नेपाल का यही राष्ट्रीय पक्षी है। तो हिमालय मोनाल जो है, जिसे नेपाल और उत्तराखंड में डाफे के नाम से जाना जाता है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है।
भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च की है और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के माध्यम से उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन तैयार की है और इस तरह का एप्लीकेशन शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। इसके माध्यम से रिएक्टर पैमाने पर 5.5 परिणाम से अधिक भूकंप आने पर संभावित इलाकों में लोगों को सतर्क किया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन नौवहन और नौ संचालन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विनियमन करने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है और इसका कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इस तरह के प्रश्न अगर जैसे एग्जाम में आ जाते हैं तो देखिए कि कौन सा गलत होने की संभावना। देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की बात हो रही है और ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय होगा ही नहीं। होगा, पक्का होगा। ठीक है, मुख्यालय नोएडा में है तो क्षेत्रीय कार्यालय होगा, उसके बिना कैसे काम होगा। तो गलत है यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो ठीक है, अब तीसरे से सारा प्रश्न एलिमिनेट होगा। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, इसलिए 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था 27 अक्टूबर 1986 को नौवहन और नौ संचालन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास और विनियमन करने के लिए। मुख्यालय इसका नोएडा में है और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो पटना में है, कोलकाता में भी है, गुवाहाटी में भी है, कोची में भी है। और न केवल इसके क्षेत्रीय कार्यालय बल्कि इसके उप कार्यालय भी हैं, इलाहाबाद में, वाराणसी में, फरक्का में, ठीक है, साहिबगंज में, हल्दिया में, स्वरूपगंज में, हेमनगर में, डिब्रूगढ़ में, धुबरी में, सिलचर में, कोल्लम में, भुवनेश्वर में और विजयवाड़ा में। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, बिल्कुल सरासर। नंबर 17 पर आ जाइए। पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाना प्रस्तावित है। यह है शारदा नदी। ऑप्शन भी नहीं है तो काली नदी को शारदा नदी कहा जाता है। तो पंचेश्वर बांध महाकाली नदी यानी भारत में शारदा नदी के रूप में जानी जाती है। इस नदी पर बनेगा पंचेश्वर बांध और यह नदी नेपाल के सुदूर पश्चिम विकास क्षेत्र और भारत के उत्तराखंड राज्य के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। प्रश्न अलग से पूछा गया है। ठीक है, कौन सी नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। काली नदी। नंबर 18 पर आ जाइए। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। रामसर स्थल में गया है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ये। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है बखीरा पक्षी अभयारण्य और भारत की बड़ी प्राकृतिक भूमि है ये। यह अभयारण्य 1980 में स्थापित किया गया था और 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व अर्ध भूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखना इसको। नंबर 19 पर आ जाइए। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 30 जनवरी को तो पुण्यतिथि मनाई जाती है गांधी जी की। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है शिक्षा तथा जागरूकता द्वारा लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए काम करना। 20वां प्रश्न है अग्नि, नटुआ, पाउका, झूमर क्या है ये। जनजातियां हैं, संगीत हैं, उत्सव हैं, क्या है, नृत्य हैं। जनजातियां नहीं है, उत्सव नहीं है, संगीत नहीं है, नृत्य है, नृत्य, डांस। तो अग्नि हो गया, झूमर हो गया, पाउका हो गया, नटुआ हो गया, सभी झारखंड में प्रचलित नृत्य के प्रकार हैं। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।